बोलो ना। नमस्कार काव्यांचल। मरोगे तुम हैं, मैं मेरे मैं बुला आप सभी प्रस्तुत हो गए होंगे पटल पर। मेरी आवाज़ आप सब सुन रहे हैं? हेलो, आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? हेलो, आपकी आवाज़ उसमें तो लाइक आएगा ना। हेलो, काव्यांचल साहित्यिक संस्था, काव्यांचल साहित्य संस्था। जितना मेरे खाता था कर दिया, मेरे से फिर नहीं बनेगा। मेरे बुलाना बंद मत कर, हड़बड़ी मेरे। हेलो, हेलो, आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? काव्यांचल साहित्यिक परिवार का तहे दिल से आभार अभिनंदन करती हूँ। दिल से आभार अभिनंदन करती हूँ। काव्यांचल, आप लोग सब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? हाँ, चल रहा है लाइव। काव्यांचल साहित्यिक परिजनों का तहे दिल से आभार अभिनंदन करती हूँ। बोलो बोलो, आ रही आवाज। दिल से आभार अभिनंदन है। हमारी कलम को एक नई पहचान काव्य की अभिव्यक्तियों से लखनऊ भातखंडे कला संगीत विश्वविद्यालय में मूर्धन्य साहित्यकारों से मिला। अभिभूत हुए हिंदी लोक कला संस्कृति का अद्भुत मिलन। नीलम शर्मा, कुसुम पंत, दीप्ति शर्मा, शिरोमणि, हिरन जोशी, विनय चौधरी जी, समीर जी, रमेश विनोद जी, प्रतिभा चौहान जी, अजीम हुसैन जी, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। मुझे ये अवसर मिला कि लखनऊ के काव्य अश्वमेघ द्वितीय कार्यक्रम में सम्मिलित होने का। काव्यांचल अश्वमेघ जयगाथा काव्य अश्व मेरी रचनाओं को स्थान प्रतिभागी बन लखनऊ के दर्शन हुए। नीरज पुण्य स्मृति में जो मैंने गीत लिखा था वो आप सबके सामने सुनाया। मैंने सीखा रचनाकार को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई उसकी रचनाओं को कैसे देखे, क्या सोच रहा है। सही तो वही है, पाठकों का चयन होता है। रचनाकार की पहचान रचयिता से होती है, जिसके शब्द पंक्तियाँ याद रहती है। नाम बाद में, पहले लेखनी प्रभावित करती है। चाहे व्यंग हो या सराहना, दोनों में रचनाकारों की सुधार की गुंजाइश होती है। काव्यांचल के विषय में मैं इतना ही चाहूँगी कि जीवन के इन खूबसूरत लम्हों को काव्यांचल के साथ यूं ही दिन गुजारने का मन होता है। न किसी से गिले, न किसी से शिकायत, हर अर्ज फर्ज ईमानदारी से गुजारने का मन होता है। अश्वमेघ काव्यांचल के लम्हे को जिसने भी जिया, रचनाकारों ने मंच का अविरल स्नेह बरसाया। जीवन के खूबसूरत लम्हों को यूं ही गुजारें, न गिले, न शिकवे, न शिकायत। हर हाल में जिंदगी को खुशनुमा बनाएं। हर मर्ज की दवा साथ रखने का मन बनाएं। आप सभी सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
बस बेख्याली में जीवन गुजारा था, साथ रह हम सफ़र बन संवारा था। बस बेख्याली में जीवन गुजारा था, साथ रह हम सफ़र बन संवारा था। बहुत बहुत छाले थे उनके पैरों में, कम वक्त जीवन उसूलों पर जिया था। उधार की जिंदगी में उसूलों को सिया था, मुंह को सिल मुस्कानों में जिया होगा। काव्यांचल के मन के अंतर्नाद प्रस्तुति है। काव्यांचल के अंचल में अंतर्नाद रचनाकारों की सुंदर अभिव्यक्ति है। आप सब, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोग यहाँ मुझे सुन रहे हैं। जैसी मेरी आकांक्षा थी कि आप सब मेरी प्रस्तुति को देखें, अपने विचार प्रस्तुत करें। मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जीवन का मोल जीवन का सार है, झूठे प्रपंच धोखे का माया जाल है। जीवन का मोल जीवन का सार है, झूठ प्रपंच धोखे का माया जाल है। चलती है जिंदगी अंतर्नाद की पुकार है। दोस्ती दुश्मनी सच्चाई की अलग पहचान होती है। दोस्ती दुश्मनी में सच्चाई की अलग पहचान होती है। अंतर्नाद से अलग महफिलों में रुतबा व शान है। अंतर्नाद से अलग महफिलों में रुतबा व शान है। इसलिए इंसानियत से महफिल सजाने की अपनी ही शान है। साहित्य की विविधता में सोच का कमाल है। धन्यवाद। आप लोग सुन रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं इस को आगे बढ़ाते हुए आप सभी का अभिनंदन करते हुए कहना चाहती हूँ, साहित्य की विविधता में सोच का कमाल है। काव्य की धारा में बहना लेखनी का कमाल है। और ये हम सब काव्यांचल से ही सीखा है हमने, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ के अंचल से हूँ, तो मेरी ये पहली रचना छत्तीसगढ़ के लिए प्रस्तुत है। हमर छत्तीसगढ़ हमर दिवारी तिहार, हमर छत्तीसगढ़ हमर दिवारी तिहार। अद्भुत छत्तीसगढ़ की कलाकृतियाँ हैं। अद्भुत है छत्तीसगढ़ की कलाकृतियाँ, संस्कृतियाँ। देवारी गोबर के दिए, रोशनी से माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। सुबह राउत नाचा, गौरा, मातर, गोवर्धन पूजा की अपनी पहचान है। हाथ न्योत रोली कुमकुम का टीका लगा, बहना भाई को गारी देकर नेंगरवा कुंवर भाई का दूज मनाती है और मंगल कामना करती, पूजा करती है। ये हमारे छत्तीसगढ़ की अपनी अलग पहचान है। यहाँ समृद्ध साहित्यकार, सांस्कृतिक हबीब तनवीर, चरणदास चोर की अद्भुत रचनाएं रची गई। मुक्तिबोध, दीवान बख्शी जी, विनोद कुमार शुक्ल जी, विरासत में आए नए स्वर के साहित्यकार आदरणीय सरयूकांत झा जी। कवि विश्वेन ठाकुर की बिटिया हूँ। भूली बिसरी यादों में ताजगी का इतिहास हूँ। भूली बिसरी यादों में ताजगी का एहसास हूँ। एहसासों में समाहित प्रकाशित नई रोशनी को उत्साहित कर जाती हूँ। बचपन को देख प्रेरणा की कड़ियाँ आगे बढ़ा जाती हूँ। उनकी कृतियाँ किसी की मोहताज नहीं होती थी। उनकी कृतियाँ किसी की मोहताज नहीं होती थी। जीवन को वो जीवंत बनाती थी। बाबूजी की दीपदान अमूल्य रोशनी थी। बाबूजी की दीपदान अमूल्य रोशनी थी। स्वाभाविकता का रस घोल दुर्लभ होती थी। स्वाभाविकता का रस घोर दुर्लभ होती थी। मुखमंडल जनमानस की अभिव्यक्ति थी। मुखमंडल जनमानस की अभिव्यक्ति थी। पंक्तियाँ सद्भावना मन की जीत होती थी। सद्भावना की पंक्तियाँ मन की जीत हुआ करती थी। दिया देकर तो देखो, रोशनी ही रोशनी होगी। पा लिया है जब रस सुकून, तो जीवन सुखमय ही होगा। न गिले न शिकवे न शिकायत, एक मधुर रस
की अपनी पहचान हुआ करती थी। वो खुशनसीब होते हैं जिनके माता पिता की अपनी पहचान ही हर दिन को दिवाली बनाती है। वो खुशनसीब होते हैं जिनके माता की पिता की पहचान हर दिन को दिवाली बनाती है। दियों की रोशनी को आगे बढ़कर पथ प्रदर्शक बन जाती है। आज उन सब के साथ बिताए हुए अद्भुत शक्ति साहस प्रदान कर जीवंत बना गई हूँ, ऐसा मुझे महसूस होता है। आप सबको मेरे वक्तव्य, मेरी रचनाएं कैसे लगी, आप ज़रूर मुझे संज्ञान देंगे। अब आयोजन में मेरी कलम, रिश्तों की पहचान में आयोजन में मेरी कलम। ये ज़िंदगी तुम्हारी है, ये ज़िंदगी तुम्हारी है, ये दर्द भी तुम्हारा है। ये ज़िंदगी तुम्हारी है, ये दर्द भी तुम्हारा है। ज़िंदगी का हर लम्हा साथ निभा जाएंगे, ज़िंदगी का हर लम्हा साथ निभा जाएंगे। तुम साथ दो या ना दो, तुम साथ दो या ना दो, हर मंजिल में साथ हमारा होगा। चाहे बन जाए मुग बधिर, चाहे बन जाए मुग बधिर, रहेंगे साथ साथ तुम्हारे। ये ज़िंदगी तुम्हारी है, ये दर्द भी तुम्हारा है। साथ साथ रह तुम्हारा इन कर्मठ हाथों की लकीरों से, साथ साथ रह तुम्हारा इन कर्मठ हाथों की लकीरों से। अपना भाग्य यहीं चमका कर जाएंगे। रोशनी देखने वालों का क्या, रोशनी दिखाकर जाएंगे। रोशनी देखने वालों का क्या, रोशनी दिखाकर जाएंगे। जमी से आसमां पर है पूरा भरोसा, जमी से आसमां पर है पूरा भरोसा। अपना भाग्य यहीं आजमा कर जाएंगे। जिंदगी के हर लम्हे को, जिंदगी के हर लम्हों को एक खूबसूरत मधुर यादगार बना जाएंगे। बिछड़े घर कभी एक नए सूरत के साथ अंदाज लेकर आएंगे। शिकवे शिकायतों से भरा यह जीवन हर लम्हों को भूल गले लग जाएंगे। शिकवे शिकायतों से भरा यह जीवन हर लम्हों को भूल गले लग जाएंगे। लिखा है भाग्य अंधेरों ने तो क्या, हर दिलों में रोशनियों की जगमगाहट भर जाएंगे। लिखा है भाग्य अंधेरों ने तो क्या, हर दिलों में रोशनी की जगमगाहट भर जाएंगे। ये ज़िंदगी तुम्हारी है, ये दर्द भी तुम्हारा है। ये ज़िंदगी का हर लम्हा साथ निभा जाएंगे, ये ज़िंदगी का हर लम्हा साथ निभा जाएंगे। आप सबको पसंद आई होगी। मुझे आप सब लोग दिखाई तो दे रहे हैं, पर मेरी नज़र थोड़ी सी कमज़ोर है, ऐसा लग रहा है मुझे। पढ़ नहीं पा रही हूँ, पर आप सभी का अभिनंदन है। अब आप सबको होली पर मैं एक गीत सुनाना चाहती हूँ। रंग उत्सव होली। हर दिलों को प्यार के गीत सुनाइए, हर दिलों को प्यार के गीत सुनाइए। मनुहार मन उत्सव होली मनाइए, मनुहार मन उत्सव होली मनाइए। सृष्टि के साज सिंगार को, सृष्टि के साज सिंगार को सुंदर बनाइए। होली के रंग उत्सव को मधुबन बनाइए, होली के रंग उत्सव घर को मधुबन सजाइए। हर दिलों को प्यार के गीत सुनाइए, मनुहार मन उत्सव होली मनाइए। होली के रंग उन्मादों से, होली के रंग उन्मादों से जीवन गुजारिए, होली के रंग उन्मादों से जीवन गुजारिए। दिलों को जीत प्यार की, दिलों को जीत प्यार की गंगा बहाइए,
दिलों को जीत प्यार की गंगा बहाइए, भेदभाव मिटाकर नौ रंग रस गीत सुनाइए, भेदभाव सब मिटाकर नौ रस नौ गीत सुनाइए, मनोहार मन भावन होली मनाइए। धन्यवाद। घर आंगन को प्यार से जीत मधुबन बनाइए, लगी है चोट दिलों में, लगी है चोट दिलों में तो मधुर रसपान पिलाइए, लगी है चोट दिलों में तो मधुर रसपान पिलाइए, हर दिलों को प्यार के रंगीत सुनाइए, मनुहार मन उत्सव होली मनाइए, मनुहार मन उत्सव होली मनाइए। कैसी मेरी लगी आपको ये? मेरी आवाज़ तो आप उतनी अच्छी नहीं है, पर कोशिश मैंने की है। अच्छी कृतियों की अपनी कहानी होती है, जिसके नाम से पुस्तकें अपना मुकाम हासिल करती हैं। अच्छी कहानियों की अपनी कहानी होती है, जिसके नाम से पुस्तकें अपना मुकाम हासिल करती हैं। नाम से कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं रखा है। जीवंत मिसाल कृतियाँ होती हैं। परम पूजनीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी, माधवराव सप्रे की एक टोकरी मिट्टी लघु कथा की अपनी अलग पहचान है। ये पुस्तकें हवा के रंग में, ये पुस्तकें भी लाजवाब होती हैं। हवा के रंग समुद्र की गहराइयों में, प्रकृति की हरियाली में अपनी रचनाओं को कोरे कागज में उकेर पुस्तक मेले में हर उम्र को आकर्षित कर ये बता रही है कि कौन कहता है कि पुस्तक मेले में भीड़ नहीं होती है, कि कौन कहता है कि पुस्तक मेले में भीड़ नहीं होती है। हवा के रंग एहसास बिखेरती हैं। कौन कहता है कि पुस्तक मेले में भीड़ नहीं होती है। ये पुस्तकें बड़ी लाजवाब होती हैं, हर उम्र को आकर्षित कर ये बताती हैं कि ये पुस्तकें बड़ी लाजवाब होती हैं। पुस्तक मेले में भीड़ नहीं होती है। ये पुस्तकें चरित्र का निर्माण होती हैं। ये पुस्तकें चरित्र का निर्माण होती हैं। कलम की धार चाकुओं से कम नहीं होती है। जब ये चलती हैं तो रंग को राजा बना जाती हैं। कौन कहता है कि पुस्तक मेले में भीड़ नहीं होती है। अच्छों के दिलों को भी दियार खोखला बना जाती है। अच्छे के दिलों को भी दियार खोखला बना जाती है। ये पुस्तकें मौन रहकर भी अपना वजूद नहीं खोती हैं। ये पुस्तकें अपनी उम्मीदों से एहसासों में रख सुकून दे जाती हैं। ये पुस्तकें अपनी उम्मीदों को एहसासों में रख सुकून दे जाती हैं। ये पुस्तकें मुड़े तुड़े पन्नों पर्चियों गुटकुओं में रहकर अपना वजूद नहीं खोती हैं। ये पुस्तकें मुड़े तुड़े पन्नों पर्चियों गुटकुओं में रहकर अपना वजूद नहीं खोती हैं, क्योंकि ये पुस्तकें हैं बाइबिल, कुरान, गुरबानी, गीता की अजब मिसाल है। जीवन की अंतिम घड़ियों में ये पुस्तकें साहस ढांढस की मिसाल होती हैं। एक नए युग का निर्माण होती हैं। ये पुस्तकें भी बड़ी लाजवाब होती हैं। गुजरे ज़माने की कहानी का बेमिसाल होती हैं। वर्तमान में ये पुस्तकें सभ्यता संस्कृति की अमूल्य धरोहर हैं। कृष्णा, शिवा, सीता वायुपुत्र बन कमाल कर जाती हैं। ये पुस्तकें बड़ी लाजवाब होती हैं। जिंदगी की खूबसूरत इमारत की तरह होती हैं, जिसकी हर मंजिल लाजवाब होती हैं, जो मंजिल तक पहुंचाकर ही दम लेती हैं, जिसकी अपनी अलग मंजिल होती है, पथ प्रदर्शक बन कमाल कर जाती हैं। पुस्तकें की पहली मंजिल बड़ी लाजवाब होती हैं। रंग बिरंगे फूलों फलों से सजा आशियाना होता है।
मैं यहाँ पुस्तक के माध्यम से पूरे जीवन को बताना चाहती हूँ कि ये पुस्तक किस तरह हमारे जीवन के लिए कितनी उपयोगी सार्थक रचनाएं पुस्तक होती हैं। रंग बिरंगे फूलों से सजा आशियाना होता है, जिसमें पशु पक्षी पेड़ पौधों से सजा बचपन होता है, जो ज़िंदगी के हर लम्हों को खूबसूरत बना जाती हैं। पुस्तकों की हर पन्नों की अपनी कहानी होती है, पुस्तकों की हर पन्नों की अपनी कहानी होती है। इंसानों के बीच इनकी अपनी कहानी होती है, जो आईना बन इंसानों को सच्चाई का रास्ता दिखाती है, जो आईना बन इंसानों को सच्चाई का रास्ता दिखाती है। इंसानों के दिलों में बस सुकून से जीना सिखाती है, इंसानों के दिलों में बस सुकून से जीना सिखाती हैं। सचमुच ये पुस्तकें बड़ी लाजवाब होती हैं। इंसानी दुनिया में अपने हुनर की अपनी ही अहमियत होती है। इंसानी दुनिया में अपने हुनर की अपनी अहमियत होती है। कि कौन कहता है कि पुस्तक मेले में भीड़ नहीं होती है, कि कौन कहता है कि पुस्तक मेले में भीड़ नहीं होती। हवा के रंगों में रंग ये पुस्तकें, हवा के रंगों में रंग ये पुस्तकें सुनहरे पल ख्वाबों को सजा लेती हैं। विधाओं की क्या बात करें, विधाओं की क्या बात करें, हर विधाओं में ये पारंगत होती हैं। सचमुच ये पुस्तकें बड़ी लाजवाब होती हैं, सचमुच ये पुस्तकें बड़ी लाजवाब होती हैं। ये मैंने पुस्तक के माध्यम से आपको बताया, जितना मुझे मालूम है। बहुत ज़्यादा तो जानती नहीं हूँ, फिर भी अब मैं कोरोना के माध्यम से माँ की रसोई क्या कहती है, ये काव्य के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ। वर्तमान में माँ की रसोई पहले क्या थी और अब क्या है। माँ की रसोई बाजार हुआ करती थी, माँ की रसोई बाजार हुआ करती थी। धमा चौकड़ी बच्चों की थी, माँ की रसोई बाजार हुआ करती थी। धमा चौकड़ी बच्चों की थी। पकौड़ी तलने चम्मच करछी संग माँ खड़ी रहती थी, पकौड़ी तलने चम्मच करछी संग माँ खड़ी रहती थी। चटनी की मांग बढ़ जाती थी, बच्चे बूढ़े और जवान ताक रहे थे। चटनी की मांग बढ़ जाती थी, बच्चे बूढ़े और जवान ताक रहे थे। तोता मैना कुत्ते बिल्ली संग होड़ लगी थी। माँ की रसोई का बाजार तो देखिए, मुस्कानों के संग वो खड़ी रहा करती थी। तब माँ की रसोई बाजार हुआ करती थी, मुस्कानों के संग खड़ी रहती थी। सबका अभिनंदन अभिवादन स्वागत करने। और अब माँ की रसोई क्या है। कोरोना ने कर दिया परेशान, माँ की रसोई हो गई है सुनी। कोरोना ने कर दिया है परेशान, माँ की रसोई हो गई है सुनी। आज रंगों से सजे तोता मैंने चित्र में दिखाई देते हैं। बैठे आस लगाए हैं अन्न के दानों का जैसा अधिकार था उन पर। अब कोरोना काल में माँ की रसोई का हाल तो देखिए। खिड़कियों से झांक सुनहरी आंखें हर पल तलाशती है। पट खुलने का इंतजार है। करछी चमचे सावधान खड़े हैं। सबकी मुद्राएं समान बनी हैं, सबके मुखमंडल पे निहार रही है। नहीं किसी को आहार और ना ही प्रहार। माँ की रसोई निराकार बनी है। सबके मुंह में कोरोना ने जड़ दिया है ताला। सब मुख बधिर बने माँ की रसोई के इंतजार में। कल से फिर माँ की रसोई का बाजार चमकेगा। ये उत्साह में आंखें बिछाए। कैसी लगी आपको रचनाएं? आप ज़रूर मुझे प्रोत्साहित करेंगे। और मेरी रचनाओं पे बहुत अच्छा नहीं लिखती हूँ, फिर भी कोशिश करती हूँ। अब मेरी लघु कथाएं प्रस्तुत है आपके सामने। कोरोना के माध्यम से ही है कि
उषा की किरण। मेरी लघु कथा का नाम है उषा की किरण। मम्मी ने अपने बच्चों को एक लघु कथा लिखने के लिए चुन्नू को दिया और मुन्नू, तुम्हें अपने बड़े भाई की कथा का थीम अपनी चित्रकारी में दिखाना होगा। दोनों को काम मिल गया और बदले में मम्मी मनपसंद शर्तों के अनुसार पूरा करेगी। पापा की अकाल मृत्यु के बाद मम्मी गुमसुम सी हो गई थी। घर की जिम्मेदारियां, बैंक की नौकरी से फुर्सत नहीं मिलता था। चुन्नू मुन्नू को स्कूल से डे केयर, बैंक से लौटते आते जाते उनकी देखभाल करती थी। कोरोना की वजह से सब बंद था, कहीं आ जा नहीं सकते थे। चुन्नू और मुन्नू मम्मी की मुस्कान वापस लाने के लिए हर समय प्रयास में लगे रहते थे। कुछ समझदार भी हो गए थे। दोनों भाई सुनी सड़कों, दीवारों को में झांक, यादों में खो अपनी रचनाओं को पूरा करने काम में लग गए। सामने वाले सूरज अंकल रोज पहले मम्मी, नानी, चुन्नू मिलकर कैरम खेला करते थे। पापा के जाने के बाद सहायता करने घर भी आ जाते थे। नानी जी ने उन्हें यह कर घर से भगा दिया। सूरज और दीपक दोनों जिगरी दोस्त थे, पर दीपक के जाने के बाद सूरज निरंतर किसी न किसी बहाने से आता था। एक दिन नानी ने कहा, तुम्हारे इरादे ठीक नहीं है, मुझे मालूम नहीं तुमने शादी क्यों नहीं की। मानो जैसे कह रहा था, आंटी आप तो जानती हैं ना, आज भी मैं उषा से उतना ही प्यार करता हूँ, चाहे उषा मुझे चाहे या ना चाहे। अब तो मैं कृतज्ञता या सहानुभूति नहीं, वास्तविकता जान गया हूँ और मेरे घर वाले भी उसे अपनाना चाहते हैं। उषा मम्मी ने कहा अपनी मम्मी से, क्या बकवास कर रही हो मम्मी, कभी सोचा भी है ये अबोध बच्चे क्या सोच रहे हैं। ये समझदार होते बच्चे मेरे विषय में क्या सोचेंगे। नानी को सूरज और बच्चों के सामने अपनी बेइज्जती लगी। नानी घर लौट यह कहती निकल गई, एक दिन तुम सूरज को चुन्नू मुन्नू के पापा के रूप में स्वीकार करोगी। मम्मी ने चीख कर कहा, मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। मम्मी ने सूरज को भी फटकार लगाते हुए कहा, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए भी हमेशा के लिए बंद हैं। सूरज भी घर से बाहर हो गया। चुन्नू मुन्नू को कैरम खेलते समय मम्मी पापा की बहुत कमी खलती थी, पर सूरज अंकल के घर आने से जो पूरी हो जाती थी, अब तो निराशा रह गई है। चुन्नू ने मुन्नू से कहा, मुझे मेरी कथा का टाइटल मिल गया है, उषा की किरण। चुन्नू ने अपने सारे भाव कथा के रूप में मम्मी को दिया और इनाम के लिए हाथ बढ़ाया, और मुन्नू ने अंधेरी उच्च अट्टकालिकाओं, सुनी सड़कों के बीच सूरज की रोशनी चाहिए का स्लोगन लिखा और सुंदर ड्राइंग रूम की सीट पर उतार दिया। मम्मी की ओर बढ़ाया। उषा ने दोनों की पर्चियां ली, उगते सूरज को निहारने लगी। फिर से जीवन लौट आएगा। कैसी लगी आपको मेरी कथा बताइएगा ज़रूर। आप सब मुझे देख रहे हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। अब मेरी दूसरी कथा प्रस्तुत है। आप सभी आए हैं, आप सभी का स्वागत है। सूरज भैरवी मेरी दूसरी लघु कथा है, कोरोना पर ही है। ये मध्यम वर्गीय परिवार के लिए थी पहली वाली कथा। दूसरी कथा सूरज भैरवी नानी की सीख क्या होती है, ये भी मध्यम वर्गीय परिवार की ही कथा है।
सूरज रात को बड़ी सी बिग बॉल ले मीठी नींद की आगोश में सपने देखने का नाटक करते सो रहा था। भैरवी दीदी को नानी सीख दे रही थी, पर मैं उतना छोटा भी नहीं था कि नानी की सीख समझ ना पाऊं। सूरज सोचता है, मैं उतना छोटा भी नहीं हूं कि नानी की सीख मैं समझ ना पाऊं। दादी जब काली भैरवी कहती थी तो उसे बड़ा गुस्सा आता था, क्योंकि सूरज गोरा था। दीदी गुस्से में कहती थी, हाँ मैं काली भैरवी हूँ। नानी उसे पुचकारते कहती थी, प्रकृति के प्रकोप से तुम ही हरण करोगी। देखो जनमानस में धीरे धीरे बदलाव आने लगा है। व्यक्ति आत्मनिर्भर बन गया है, खान पान बदलाव, शाकाहारी हो गया है। मितव्यता से मन के अंदर की मैल साफ कर, यानी बुजुर्गों की सेवा, साफ सफाई जीना सीख गया है। स्वस्थ जीवन जीना तो प्राकृतिक संसाधनों और जड़ी बूटियों का उपयोग करो। भले ही लॉकडाउन के दौरान लोगों की पहुंच कम हो गई है, आत्मीयता से लोग जुड़ने लगे हैं, रिश्तों में प्यार स्नेह बढ़ गया है, समय की कमी नहीं है। हाथों को जोड़कर अभिवादन नमस्ते करने की गरिमा खोते जा रहे हो। विदेशों में भी हमारी संस्कृति सभ्यता अपनाई जा रही है। विदेशी स्वदेशी हम अपनाने लगे हैं। सोमरस दवाई के रूप में इस्तेमाल करने लगे हैं। मनोरंजन, शादी ब्याह से लेकर सुख दुख में कितनी आर्थिक तंगी से इंसान गुजरता था, अपने आप स्थिति को भांपकर अब उचित निर्णय लेने लगा है। और तो और नारी का सम्मान घर बाहर किस तरह मैनेज कर आज की परिस्थितियों का सामना करती है, ये बातें पुरुषों को घर में रहकर समझ आने लगी हैं। नारी का हाथ बटाने लगे हैं। भेदभाव का अंतर मिट चुका है। पर्यावरण में ताजगी का एहसास हो रहा है। किसान श्रमिक अपने घर लौट सुकून का अनुभव करने लगे हैं। अपनी माटी से जुड़ना चाहते हैं, मितव्यता की सीख से आगे बढ़ना चाहते हैं। तभी सूरज की दादी सूरज के पास आकर कहती है, मैं तुम्हारे नाटक को समझ चुकी हूँ। जितनी धैर्यता से भैरवी अपनी नानी की बात को सुन रही है, तुम भी सारी बात सुन रहे हो। और तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े। ये मेरी कहानी, दूसरी कहानी पूरी हुई। आप सभी का मैं फिर से अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ कि आप लोग इतनी धैर्यता से मुझे सुन रहे हैं। इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। आप सोच सकते हैं, इस उम्र में मुझे सुनना, ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब मेरी तीसरी कहानी है, इसमें भारतीयता की पहचान। ये श्रमिक वर्ग जो आज में सभी एक तरह से नहीं होते, उनके ऊपर लिखी हुई कहानी है। कोरोना के बाद की कहानी है, जिस सामयिक विषय पर। भारतीयता की पहचान। पूर्णिमा अपनी 10 वर्षीय बेटी को उसके पिता के पास छोड़कर काम पर निकली थी। 21 दिनों बाद भी कॉलोनी में पीछे गली से आती कॉलोनी की महिलाएं कहती थी, पुलिसकर्मी तुम्हें देखेंगे तो डंडे पड़ेंगे। नहीं मैडम, घर बैठकर हम क्या करेंगे, 15 दिनों की तो छुट्टी ऐसी ही रह चली गई। आप लोग तो फ्री में पैसे हमें थोड़े ही देंगे, काम तो हमें करना ही पड़ेगा। उसकी स्नेह भरी बातें सुनकर सभी महिलाओं ने एडवांस पैसे देने का निर्णय लिया। पूर्णिमा ने कहा, अच्छा मैं चलती हूँ मैडम। अब तक घर का खर्च, राशन कार्ड, कम कीमत पर अनाज मिल जाता था। पूर्णिमा के पति को दारू की आदत थी। अच्छा हुआ मैडम, दारू की दुकान बंद थी। सारा दिन घर में बेटी पूनम को गीत सुनाते सिखाते। मैडम सच बताऊं, लॉकडाउन की वजह से हमारे मोहल्ले में हर घर में गंगूबाई, आशाताई, चमेली बाई, झालोबाई सब खुश हैं।
पूरा मोहल्ला खुश है। आज लॉकडाउन खुलने वाला है। पुरुषों की तो फिर से चांदी हो जाएगी। घर तो हम ही चलाते हैं, दारू के लिए पैसे भी हमसे लेते थे, और अब लॉकडाउन से हम सब महिलाओं को जितना फ़ायदा था, घर में रौनक थी, बच्चों को देखते थे, खाना बनाते थे और घर में अपनी उपस्थिति जाहिर कर सामान्य गतिविधियों से रहा करते थे। अब सब लोग आपके बिल्डिंग के अंदर, और हम लोग अब सब जो बाइयाँ हैं काम करने वाली, बिल्डिंग के अंदर जाते थे, अंदर सैनिटाइज़र का नाम पता लिख अपना, और सब बाई लोग बिल्डिंग के नीचे वॉशरूम में ही सारी साफ सफाई सुविधा से ग्लव्स कपड़े सब बदल कर हॉस्पिटल के माफिक सुविधा रखते थे। और जैसे ही रिद्धि सिद्धि बिल्डिंग वाले हम सब का दर्द समझते थे और हमें काम पर रख लिया था। मैडम ने पगार भी बढ़ा दिया था, किसी को काम छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं थी। ये टीवी में क्या दिखाते हैं, छोटे छोटे बच्चे बूढ़े सब माँ बाप गरीब लोग की दुर्दशा दिखाते हैं। उनके घर पर पैसे खाने की व्यवस्था क्यों नहीं करते मैडम? मैडम ने कहा, सरकार तो कर रही है पर जनता नहीं समझती है, तो क्या करें? तुम समझ गई हो ना, तुम्हारे आसपास के लोग समझ गए हैं। नहीं मैडम, ये रिद्धि सिद्धि बिल्डिंग वाले जो हम सबको समझ लिए हैं, अपार्टमेंट में काम करने आते जाने की छूट दे रखी है, वैसे ही थोड़े दिन में सब समझ जाएंगे। एक श्रमिक महिला किस ढंग से अपने आप को परिस्थितियों से ढालकर आगे बढ़ रही है, ये उसकी अभिव्यक्ति है। अभी परिस्थिति में जिनको काम मिल रहा है वो किस ढंग से मैनेज कर बढ़ते हैं, और बिल्डिंग वाले भी किस तरह से उनका सहयोग करते हैं। अब मेरी एक रचना प्रस्तुत है, मोनिका शर्मा जी की रचनाएं, जो कि बहुत ही सरल सीधे अंतर्मन को छू जाती हैं। ऐसा लिखती हैं, ऐसा मेरा मानना है। सही वो मासूम है और उनकी मासूमियत से लिखी गई ये उनकी रचना है, सामायिक है। मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मुस्कुराते गुलों से हंसी छीनकर, मुस्कुराते गुलों से हंसी छीनकर कागज के फूलों से घर को सजाने लगे हैं। गोद में लेकर जिसे झुलाया था, तोड़कर दिल उसका सताने लगे हैं। आज तहजीब की हम जड़ें खोद कर तहजीब की जड़ें खोद कर साख इंसानियत की हिलाने लगे हैं। आग में झोंक कर खुद को मासूम, और अब ख्वाब जन्नत का आँखों में दिखाने लगे हैं। मुझे बहुत प्रभावित करती है ये रचना, और बहुत अच्छा लिखती हैं। आप सब लोग भी सुनते होंगे इस रचना को। ऐसे उनकी बहुत सारी छोटी छोटी रचनाएं बहुत ही मार्मिक और दिलों में सबको अपना स्थान देने की अहमियत रखती हैं। मैं उनका अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मोनिका शर्मा जी। मेरी अब एक कहानी और लघु कथा पर प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आप लोग इतनी सहजता से सुन रहे हैं तो मुझे लगता है कि मैं क्यों चूकूं। सकूबाई वर्तमान हालात मंजर देख डॉक्टर पति पत्नी जन सेवा के लिए सुबह से शाम निकल पड़ते थे। दोनों अपना बेडरूम अलग अलग रखा था।
कोरोना की वजह से ही। कोरोना से बचने के लिए सकूबाई को डबल पगार देकर अपने 5 वर्षीय बालक के देखरेख के लिए घर में ही रख लिया था। सकूबाई सप्ताह में 1 दिन अपने घर जाती थी पगार लेकर। फ़ोन से पता चला कि डॉक्टर पति पत्नी भी कोरोना ग्रसित हो गए हैं। हॉस्पिटल में उपचार चल रहा था। लॉकडाउन खुल चुका था। सकूबाई को अपने घर जाना था। पगार लेकर असमंजस की स्थिति में थी। डॉक्टर के बेटे बॉबी को टीवी देखते कहा कि मैं 1 घंटे में घर से आती हूँ। घर से निकल पड़ी। वापस आकर सकूबाई बॉबी के साथ टीवी देखने लगी। बॉबी सकू से कहता है, आंटी देखो, पापा मम्मी स्वस्थ होकर अब घर लौटने वाले हैं। फ़ोन आया था। टीवी में दिखाया जा रहा था कि नमक की काला बाजारी कैसे चल रही है। सकूबाई ने टीवी देख अपने विचार प्रकट करते कहा, बॉबी से कहा, ये सब नमक हराम होते हैं। ज़रूरी चीज़ों के लिए नमक हरामी करते हैं। बॉबी ने कहा, ये नमक हरामी का मतलब क्या है? सकूबाई ने कहा, धोखा देना सरकार को, जो सरकार गरीबों की इतनी मदद कर रही है, उन्हीं को धोखा देना। बॉबी ने कहा, जैसे मेरी मम्मी ने आपकी पगार डबल कर दी है। हाँ, बिल्कुल सही समझा बॉबी। अपने सकूबाई सोच में पड़ गई। कंप्यूटर टेबल पर रखे मनी पर्स, जिसे डॉक्टर साहब जल्दबाजी में छोड़ दिए थे, जिसे लेकर सकूबाई अपने घर की हालात सुधारने लेकर चली गई थी। बॉबी ने कहा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मेरे राजू को डॉक्टर साहब ने ही बचाया था। तुम्हें समझाते मैं अपना ही फ़र्ज भूल गई थी। घर से आती हूँ, शाम को पहुँचते ही डॉक्टर साहब ने कहा, मेरा वैलेट किधर रखा है? अरे, टैक्सी में तो नहीं भूल गया, पैसे देने हैं उसे। बॉबी ने कहा, पापा आपका वैलेट यहाँ नहीं है। तभी सकूबाई ने कहा, ये रहा साहब। बॉबी ने कहा, पापा जब आप फ़ोन कर कहा था संभाल कर रखना, तो यहाँ टेबल पे नहीं था। मैंने देखा कंप्यूटर टेबल पे नहीं था। सकूबाई ने अपनी जेब मिटाते कहा, ये टेबल के नीचे पड़ा था। कैसी लगी आपको मेरी कथा? मैं लगातार बोल रही हूँ, जिससे आप लोग थोड़े निराश भी हो रहे होंगे लगता है, पर ये मेरी एकदम अंतिम है। न तेरा न मेरा, न तीन न तेरा। बहुत पुरानी बात याद आ रही है। जब हमारे शहर में कुछ खास कार्यक्रमों में होने वाला था, मेरे दोस्त ने आकर बताया, मेरे घर में उस कार्यक्रम के लिए पास आ गए हैं, हम लोग उस कार्यक्रम में ज़रूर जाएंगे। मैं मन महसूस कर रह गया, क्योंकि उस कार्यक्रम में जाने के लिए मेरा भी मन था, पर मेरे घर में पास नहीं था। घर आकर देखा और जाना कि हमारे घर में किसी को पास की सुविधा नहीं है। हमारे घर कार्यक्रम में जाने की अनुमति नहीं थी। थोड़ी देर बाद मुझे समझ में आया कि घर में किसी को इस तरह का पास नहीं मिला है। एक वही क्या, उसके बाद शहर में कितने ही कार्यक्रम हुए, पर पास के दर्शन कभी नहीं हुए। आज भी उसी प्रकार का घट रहा है। बस अंतर इतना है कि उसके 3 की तरह न होकर कोरोना का हाहाकार सभी घरों में रहकर मचा हुआ है। कोरोना का सामना कर रहे हैं। फिर से पास की चर्चा जोरों पर चल रही है। इसके पास मिला, उसके पास मिला। ये तेरा, मैं इस तेरा में भी नहीं पास, इस तेरा में भी पास न पा सका। अपनी स्थिति वैसी ही है, न 3 का न तेरा का, किंतु उन करोड़ों में ज़रूर रहे हैं जो घरों में रहकर सुरक्षित
ताली और शंखनाद भी बजाएं और आगे तिरंगे को सलाम करें। धन्यवाद। मैंने बच्चों के लिए एक बच्चों की रंगीन फुलझड़ियाँ, नानी की रंगीन फुलझड़ियाँ बच्चों के लिए एक पुस्तक लिखी है, जिसमें संस्कार वाली बातें हैं बच्चों के लिए, और जिनका दिव्य रमेश जी, ललित जी, उन्होंने उसका विमोचन किया था। मुझे बहुत अच्छा लगा इस उम्र में भी आकर, मुझे ये सुकून मिल रहा है। बच्चों को, परिवार को देखते हुए मैंने 4 दशक के बाद ही लेखन शुरू किया। अब काव्यांचल का मैं बहुत ही अभिनंदन करती हूँ, जो मुझे इस लायक और इस पटल पर इतना टाइम दिया कि मैं अपनी बातों को आपके सामने रख सकूं। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि इस तरह का आयोजन होना चाहिए, जिसे अपने मनोभावों को प्रकट कर सकें। काव्यांचल परिवार का अभिनंदन करती हूँ। हमेशा की तरह आपका साथ हमारे लिए बना रहे, यही कामना करती हूँ। हम रचनाकारों को ये मंच ऐसा ही गुलजार मिले, ये मेरी आकांक्षा है। नमस्कार।